नमस्कार प्यारे बच्चों, आ गया हूँ मैं फिर से लेके आपके लिए एक और नया वीडियो। जहाँ कल हमने अधूरा छोड़ा था वहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। सौर परिवार जो अपना दूसरा अध्याय है उसका जो आगे का शेष भाग है बचा हुआ है उसको हम अब प्रारंभ करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोगों को जो बताया था वो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों का, फिर आगे चलते हैं अध्याय में। मैंने कल आप लोगों को बता दिया था जो सौर परिवार था अपना उसके बारे में कि शुक्र किस तरीके से कहाँ पे और बुध कहाँ पे, पृथ्वी कहाँ पे, इनकी परिक्रमण और परिभ्रमण जो दो गतियाँ होती है उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। तो शायद आपको याद होगा उन तमाम बातों के बारे में। और उसके बाद में आगे ये बता दिया था आप लोगों को कि सौरमंडल के खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य की चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में निकोलस कोपरनिकस ने बताया था 1543 ईस्वी में। इन तमाम बातें कल हमारे बीच में हो गई थी। सौर परिवार क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। धूमकेतु ग्रह ये सब इनके बारे में तो एक रिवीजन उनके माध्यम से बताया गया। ये छोटी सी बात, अब आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, कॉफ़ी और पेन हाथ में ले लीजिए और जो मैं लिखाता हूँ वो लिखते रहिए और आगे चलते रहिए। पृथ्वी और उसके परिमंडल। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह इतनी विशाल है कि इसके विषय में हम अभी तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं। तो पृथ्वी बहुत बड़ी है और इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना लगभग असंभव सा ही है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का पांचवा बड़ा ग्रह है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, इस लाइन के बारे में। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा, तो जैसे कि मान लीजिए आप ये सूर्य है, इसको आप सूर्य मान लीजिए, सनलाइट। और सूर्य से दूरी के अनुसार जैसे ये बुध, ये शुक्र और ये पृथ्वी, तो इस तरीके से तो है ये तीसरे स्थान पे। और जो आकार के रूप में ये पांचवें स्थान पर। आकार का मतलब इधर से जैसे बृहस्पति बहुत बड़ा, शनि है, ऐसे करके उनके आधार पे ये पांचवें नंबर पे आता है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ऐसे देखिए, एक मिनट, ये बुध, ये शुक्र और ये पृथ्वी ये तीसरे नंबर पे। और ये देखिए आकार के आधार पे 1 2 3 4, इनके बाद में पांचवें नंबर पे पृथ्वी का स्थान है। ग्रह अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी भी जिस तरीके से अन्य ग्रह प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त सूर्य से करते हैं उसी तरह ये भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। और शुक्र है ना, उसको पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह। इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और जुड़वा बहनें भी कहा जाता है शुक्र और पृथ्वी को, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी की उपग्रह से ली गई तस्वीर से ये गोलाकार दिखाई देती है। जो उपग्रह से पृथ्वी की तस्वीर ली गई है उसमें पृथ्वी एकदम गोलाकार दिखाई देती है। पृथ्वी के मापन से पता चलता है कि दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई तथा विषुववृत्त पर कुछ उभरी हुई है। जैसे पृथ्वी का जब मापन किया गया तो इसका पता चला कि जैसे तस्वीर में तो पृथ्वी एकदम गोल नज़र आती है इस तरीके से, लेकिन वास्तविक रूप से जब इसको देखा गया तो पृथ्वी गोल ना होके इस तरीके से है। तो ये तो ध्रुव है उत्तरी, जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे। और ये विषुववृत्त रेखा जो पृथ्वी के मध्यम से गुजरती है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो ध्रुव पे ये क्या है, थोड़ी चिपकी हुई है, इधर से इस तरीके से दबी हुई है और इधर से इस तरीके से दबी हुई है। लेकिन इसका इस साइड में फैलाव है किधर, विषुववृत्त की तरफ, इस साइड ऐसे फैलाव है पृथ्वी का। तो ये इस तरीके से पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी पर जीवन होने, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से पृथ्वी पर जीवन होने के कारण ही इसे जीवित ग्रह कहा जाता है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म है और दूर स्थित ग्रह अत्यधिक ठंडे हैं, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 सेंटीग्रेड है, जो जीवन के लिए आदर्श है। जीवन के लिए आदर्श है ये तापमान। यहाँ से एक मिनट दोस्तों, यहाँ से ये तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक
परिमंडल आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है, जिस पर हम रहते हैं, या भूमंडल भी कहते हैं। स्थलमंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थलमंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो जीवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाती है। मैं आप लोगों को इनकी मात्रा के बारे में बता देता हूँ। नाइट्रोजन की 78% मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन की 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है दोस्तों। और इन दोनों गैसों का जो योग होता है करीबन वही, दोनों गैसों का जो योग 99% हो जाता है। तो वायुमंडल में ज़्यादातर गैसें 99% यही पाई जाती है दोस्तों। और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.03% पाई जाती है। बाकी गैसें निम्न मात्रा में पाई जाती है, लेकिन 99 गैसें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनी हुई है। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस। ऑक्सीजन गैस एक जीवनदायिनी गैस है जिसे सभी जीव श्वसन क्रिया में लेते हैं काम। जल जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है। इसे ही जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जलग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा होता है। पृथ्वी की सतह के अधिकांश भागों पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इन तीनों मंडलों में मिलने के कारण ही पृथ्वी चौथे परिमंडल के रूप में जैवमंडल की उत्पत्ति हुई, जहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैवमंडल में जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। अब तक ब्रह्मांड की ज्ञात जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। उपग्रह। अब हम उपग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रह की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। जैसे कि जिस तरह ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे हमने अभी देखा था मैप में ऊपर जो हमने इमेज या देखा था उसमें कि जो सूर्य है उसके चारों तरफ सभी ग्रह ऐसे चक्कर काटते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक वैसे ही ग्रहों जो ये सूर्य के चक्कर काटते हैं, लेकिन जैसे सूर्य के चक्कर काटते हैं वैसे ही ये ग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर काटता है कौन? चंद्रमा। उसे हम उपग्रह कहते हैं। परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जैसे चंद्रमा, किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह यानी है। शनि, बृहस्पति के कई उपग्रह, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और शनि और बृहस्पति के बहुत सारे जो ऊपर हमने लिस्ट देखी थी उसमें बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखना, बुध के और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की बाकी उपग्रहों में भी उष्मा एवं प्रकाश उपग्रहों में भी उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। उन्हें सूर्य से ताप एवं प्रकाश मिलता है। उन्हें अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं जैसे शनि, टाइटन, बृहस्पति और गैनीमीड, केलिस्टोन आदि। तो इस लाइन में तो अपने काम की बात है कि चंद्रमा जो है सूर्य का उपग्रह। एक तो ये नाम डाउनलोड कर लेना, चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह। सॉरी दोस्तों, क्या है तो पढ़ने की बोलने की बार बार वजह से थोड़ा रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। एक बात, शनि और बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। इसमें से महत्वपूर्ण बात यही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये बुध रहा, ये शुक्र रहा और ये पृथ्वी रहा। दोनों की आकृति समान सी लग रही है। पृथ्वी थोड़ी बड़ी लग रही है सिर्फ, नहीं तो ऐसे तो दिखने में तो समान सी दिख रही है। बुध बहुत ही छोटा है, टिंगा है बुध। और फिर मंगल, आप देख सकते हैं मंगल के 2 उपग्रह आपके सामने नज़र आ रहा है। और ये शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह वह ग्रह होते हैं जो छोटे ग्रह होते हैं, एकदम छोटे। बृहस्पति और लो, यूरोपो, गैनीमीडी, कैलिस्टोन ये बृहस्पति के हैं। और शनि के तो देख लो कितने सारे, आप देख लेना और इनको याद कर लेना। चंद्रमा, अब हम चंद्रमा की बात करते हैं।
पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार तो वहाँ जल व वायु का अभाव है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। वह हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह ही उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य की से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है, आधे भाग पर अंधेरा रहता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम चांदनी कहते हैं। अब आप देखिए, सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित हो गए। तो मैं आपको इस लाइन का अर्थ समझाता हूँ। ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा जी है जो इसके चारों तरफ चक्कर परिक्रमा करते हैं। अब जब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा तो इधर की साइड तो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगी, रात पृथ्वी पे। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जाता है तो चंद्रमा से जब सूर्य का प्रकाश टकरा के वापस पृथ्वी के इस भाग पे आता है परावर्तित होकर, तो वो होती है चांदनी रात, और उसे कहते हैं चांद की रोशनी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि चांद अपने प्रकाश से प्रकाशमान ना होकर वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, और वो किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर जो चांद की रोशनी आती है वो किस तरीके से आती है और वो क्या प्रक्रिया होती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इस बारे में। परावर्तित होकर मतलब चांद से टकरा के वापस घूम गई, यहाँ से किरणें वहाँ गई, 1 मिनट, सूर्य से किरणें चंद्रमा पे गई और टकरा के वापस पृथ्वी पर आ गई, इसी परावर्तन कहते हैं। उसे हम चांदनी कहते हैं। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है। क्यों आता है आगे बताऊंगा। सामने था, इसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। अब आप यहाँ समझिए, 1 मिनट, अब आप इसे यहाँ समझिए। ये तो है अमावस्या, ये पूर्णिमा। अब आप लोग देखिए और समझिए कि किस तरीके से पूर्णिमा होती है और किस तरीके से अमावस्या होती है। यहाँ अमावस्या है, जहाँ चांद एकदम नज़र नहीं आ रहा है वहाँ पे क्या है, अमावस्या है। आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे चांद है और यहाँ पे अमावस्या है। इसके बाद में चांद प्रक्रिया करता है, चांद चलता है किस साइड, इस साइड, जैसे कि यहाँ गया। यहाँ जाने के बाद में चांद मतलब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हल्का सा इसमें कलर नज़र आ रहा होगा, मतलब ये देखो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना कुछ, जैसे कि ये, तो इतना सा इस पर सूर्य की किरणें गई। उसके बाद में ये यहाँ आ जाता है मध्य में, अमावस्या के बाद की बात बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद आधा हो जाता है, यहाँ आते आते पूरा हो जाता है, और पूर्णिमा पे आते आते ये पूर्ण प्रकाश में हो जाता है, और यहाँ आते ही क्या हो जाती है, पूर्णिमा। यहाँ पे क्या हो जाती है, पूर्णिमा हो जाती है। इसके बाद हम चांद फिर प्रोग्रेस करता है, आगे चलता है, यूँ ही वो काला होने लग जाता है। फिर आगे आता है, यहाँ आते ही फिर आधा काला आधा वाइट दोड़ा हो जाता है, और इधर आने के बाद में आप देख सकते हैं वो फिर काला होता जा रहा है, और फिर यहाँ आते ही वापस अमावस्या हो जाती है। तो इस तरीके से चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसके ऊपर जैसे जैसे सूर्य की जहाँ पे किरणें पूर्ण रूप से पड़ती है वहाँ पे तो जहाँ से वो पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है वहाँ पे हो जाती है पूर्णिमा, और जहाँ पे वो एकदम काला होता है वहाँ पे हो जाती है अमावस्या। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का ये प्रकाशित भाग घटता जाता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक ये बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकला कहा जाता है, इसे चांद की कलाएँ कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष, जहाँ से अमावस्या से चांद इस तरफ बढ़ता है तो उसको तो हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और घटते चांद के पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात्रि में बहुत अधिक ठंड होती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। अपने अक्ष का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि अपने अक्ष पे मतलब जहाँ पे वो चांद खड़ा है वो जैसे ऐसे चक्कर खा रहा है तो वो कितनी देर में चक्कर खा रहा है। जैसे कि
आप लोग ऐसे समझिए वापिस, ये चांद है और ये अपने ही स्थान पर कितने राउंड कर रहा है, इसे कहते हैं अपने स्थान पर घूमना। और उसके बाद में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, जैसे कि ये पृथ्वी है, आप ऐसे समझिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों तरफ चांद किस तरीके से चक्कर लगा रहा है, जैसे कि ये पृथ्वी के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है, ये प्रक्रिया ही पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना कहलाती है। क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अवान्तर ग्रह कहते हैं। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बच्चे मलबे से हुआ है, जिससे रेस इसका प्रमुख उदाहरण है। तो क्षुद्र ग्रह में कौन सा ग्रह आ जाता है, सेरेस। अब मैं आप लोगों को क्षुद्र ग्रह बता देता हूँ, 1 मिनट। ये रहे, ये मंगल है, ये बृहस्पति है। इन दोनों के बीच में जो अवशेष बचे हुए हैं ये नज़र आ रहे होंगे आपको, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। इन ग्रहों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह है, इनको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग समझ सकते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह यहाँ पे पाया जाता है बृहस्पति और मंगल के बीच में, और इनमें जो ग्रह है मतलब मुख्य ग्रह वह है सेरेस। इस ग्रह को हम सेरेस के नाम से जानते हैं। उल्कापिंड, उल्काएं धूमकेतुओं क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े होते हैं। तो उल्काएं क्या होती है, जो धूमकेतु होते हैं, जो पूंछ वाले तारे होते हैं, और क्षुद्र ग्रह जो अभी आपको बताया गया था सेरेस, उनके टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले जाते हैं। और पृथ्वी जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ खींचे चले जाते हैं। मार्ग में वायुमंडल में घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीले रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटने वाले तारे कहते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती है तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती है। इस स्थिति में उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं, जहाँ गड्ढे आके गिरते हैं पृथ्वी पे, वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्कापिंड गिरने से बना गड्ढा। तो ये देखिए उल्कापिंड से बना हुआ गड्ढा कितना बड़ा होता है एक उल्कापिंड। ये तो अपनी फोटो में नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ जाके देखिए तो काफ़ी बड़ा है। अब आगे चले, सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह, अन्य लघुपिंड सौरमंडल। पखवाड़ा महीने का आधा भाग मतलब 15 दिन। क्षुद्र या अवान्तर ग्रह, मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित छोटे खगोलीय पिंड, उपग्रह, ग्रह के चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट भी पूरा हो जाता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ सही आंसर लगाने की कोशिश करें। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो बताइए वर्तमान में कितनी है, 8। पहले कितनी थी, 9। 2006 के बाद में इनकी संख्या क्या कर दी गई है, 8। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। अब इनको हम मैच करना है, तो आप मैच करिए, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, बुध। जीवित ग्रह कौन सा होगा, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। और वलय धारण करने वाला कौन है, शनिदेव। सबसे चमकीला शुक्र। तो ये तो हमने मेल कर लिया, इनको आप भी करना और इसे रिपीट करते रहना, याद करते रहना। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड, तो पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड है वो कौन सा है, शुक्र। आकाशीय पिंड कौन सा है, शुक्र। आप समझ जाना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, अपनी बात सामने। पृथ्वी सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने बताया था आपको, इसको अच्छी तरह समझाया भी था। तो ये 5वां है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, वायुमंडल। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह।
उपग्रह कहलाते हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह, आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। सौरमंडल के सभी ग्रहों को क्रम से नाम दिया पृथ्वी। अब आप लोगों के लिए इसमें प्रश्न दे देता हूँ कि एक तो 7वां, चौथा, और ये 9वां। 3 प्रश्न करने हैं आपको और होमवर्क को मेरे ग्रुप के ऊपर भेजना है। तो अब हम शुरू करेंगे कल अंतरिक्ष की खोज। तो इतना ही बहुत है, कल से शुरुआत करेंगे हम अंतरिक्ष की खोज दोस्तों। तो तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। प्यारे बच्चों, पढ़ते रहना, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद दोस्तों।